मालदा, पश्चिम बंगाल। उस आदमी ने पांडुलिपि को बंद करके बगल में रखा और सेंटर टेबल पर रखा चाय का कप उठाया, जिसे नौकर थोड़ी देर पहले ही रख गया था। लेकिन इससे पहले कि वह प्याला होठों तक ले जाता, नौकर फिर से ड्राइंग हॉल में प्रकट होकर बोला, कोई अजनबी मिलने आया है साहब। अगर नेमप्लेट पर उसने आपका नाम नहीं पढ़ लिया होता तो मैं उसे दरवाजे से ही टरका देता। अभी कहाँ है वह? आदमी ने चिढ़े हुए लहजे में कहा और चाय का प्याला दोबारा प्लेट में रख दिया, मानो उस अजनबी की आमद का गुस्सा चाय पर उतर गया। बाहर बरामदे में बैठाया है। आदमी पांडुलिपि को लिए हुए ही बाहर बरामदे में आ गया। आगंतुक की अवस्था 25 वर्ष या उसे लांघती हुई थी। शारीरिक भाषा से वह सभ्य जान पड़ता था। आदमी को देख वह खड़ा हुआ और औपचारिक मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आदमी ने सांकेतिक अभिवादन किया और उसे बैठने का संकेत करते हुए स्वयं भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अगर नेमप्लेट के जरिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप ही प्रोफेसर प्रणव घोष हैं। जी हाँ, आदमी ने संक्षिप्त जवाब दिया। यद्यपि उसके लहजे में बंगालियों की चिर परिचित शालीनता थी, लेकिन उसके चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से काबिज गंभीर भाव इस ओर भी इशारा कर रहे थे कि वह मिलनसार प्रकृति का नहीं था और एक अजनबी के इस प्रकार दरवाजे पर आ धमकने से खुश नहीं हुआ था। तो फिर मैं सही जगह आया हूँ। आगंतुक पुलकित होता हुआ बोला, सर, मैं साकेत सिंह। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यूपी के बहराइच से हूँ। आप चाहें तो एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर ने पहले कई क्षणों तक साकेत को घूरा, फिर उसका मान रखते हुए उसके बड़े हुए हाथ को थामते हुए बोले, नाइस टू मीट यू मिस्टर साकेत, पर शायद आप गलत जगह आ गए हैं। गुत्थियों को सुलझाना पुलिस या जासूस का काम है, एक प्रोफेसर का नहीं। आई नो सर, लेकिन वो गुत्थी आपसे ही जुड़ी हुई है। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा तो साकेत ने इधर उधर देखने का उपक्रम करते हुए पूछा, प्रियदर्शिनी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं? क्या वो यहाँ नहीं है? साकेत ने उक्त सवाल से प्रोफेसर को प्रियदर्शिनी से अपनी वाकफियत का भान करा दिया। आप मेरी बेटी को कैसे जानते हैं? प्रोफेसर साहब ने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उनके नौकर ने साकेत को हैरानीपूर्वक घूरा। ओह, तो प्रियदर्शिनी जी आपकी बेटी हैं। हाउ डू यू नो हर? इस बार जब प्रोफेसर ने अपना सवाल दोहराया तो उनके लहजे में सख्ती थी। क्योंकि मैं उनसे अपने गांव में मिला था। वे मेरे गांव में मौजूद मंदिरों के उस खंडहर में, जहां डायन के होने की अफवाहें हैं, कुछ ढूंढ रही थीं। जानते हैं क्या? प्रोफेसर ने मौन रहकर जब अनभिज्ञता जताई तो साकेत ने स्वयं जवाब दे दिया, डायन की हड्डी। साकेत का जवाब सुनकर प्रोफेसर तो अधिक हैरान नहीं हुए, या हुए भी तो उन्होंने इसे अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन साकेत ने नोट किया कि उनका नौकर जवाब सुनते ही घबरा गया था। उसने उसे थूक निगलकर गला तर करते हुए देख लिया था। जब मैंने उनके बारे में पड़ताल की तो मुझे पता चला कि वे बनारस में रह रही थीं और गंगा घाट पर रहने वाले भिखारियों के बीच देवी के नाम से मशहूर थी। बतौर उन भिखारियों के, वे चमत्कारिक शक्तियों की मालकिन थीं। उन भिखारियों ने ही मुझे उस स्थान तक पहुंचाया जहां वे किराए पर कमरा लेकर रहती थीं, लेकिन मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि वे लगभग 20 दिन पहले 6 महीने का किराया बकाया करके चंपत हो गई हैं और सामान के नाम पर सिर्फ अपना लैपटॉप साथ ले गई हैं। तो आप उस मकान मालिक की ओर से किराया मांगने आए हैं? प्रोफेसर ने उसे घूरा। जी नहीं, साकेत ने शांत लहजे में कहा, वह मकान मालिक अपने आप में ही एक सनका हुआ जंतु है। हैरानी नहीं कि देर सबेर वो खुद आपसे किराया वसूलने यहाँ चला आए। दरअसल मैं आपसे किसी और सिलसिले में मदद चाहता हूँ। किस सिलसिले में? मैंने जिस खंडहर का जिक्र किया, उस खंडहर के बारे में पूरे गांव में ये अफवाह या यूं कहे कि ये मान्यता है कि वहां हर पूर्णमासी की रात डायन अपनी काली शक्तियां जगाने आती है और उस पल जो उसे देख लेता है, उसके बदन का खून सूखने लगता है। जिस पल उसके खून का आखिरी कतरा सूखता है, उसी पल उसकी मौत हो जाती है। डायन को देखने वाला उसका राज किसी को बताने न पाए, इसलिए डायन उसे न तो कुछ बोलने के काबिल छोड़ती है और न ही कुछ लिखने के। इस अमावस के पहले आई पूर्णमासी को हमारे गांव के एक मजदूर के साथ हादसा हुआ और उसने डायन को देख लिया।
मैंने अपनी कोशिशों के जरिए उसे गांव के अंधविश्वास से बचाकर अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि गांव में फैली कहानियां बेवजह नहीं हैं। उसके खून में हैरतअंगेज तेजी से होने वाली कमी को देख डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसकी जान बचाने के लिए हर 2 दिन के अंतराल पर उसे खून चढ़ाया जा रहा था, बावजूद इसके उसके शरीर से गायब होते जा रहे खून की भरपाई नहीं हो पा रही थी। इसी दरमियान मेरी मुलाकात प्रियदर्शिनी से हुई, पर हैरानी की बात यह है कि उस वक्त उसने अपना नाम प्रियदर्शिनी नहीं बल्कि कुछ और बताया था। क्या बताया था? प्रोफेसर के नेत्र संकुचित हुए। सुनस्त्रा, सुनस्त्रा। प्रोफेसर से पहले ही उनके निकट खड़े नौकर के होठों से भयमिश्रित सिसकारी निकल गई। उसे यूं भयभीत होता देख साकेत को गफलत हो गई कि कहीं उसने सुनस्त्रा नाम लेकर कोई अपशकुन भरी बात तो नहीं बोल दी। नौकर की हालत का आकलन करने के बाद उसने प्रोफेसर की ओर देखा। प्रोफेसर अपने नौकर की तरह भयजदा तो नहीं थे, लेकिन भी तरह परेशान जरूर हो उठे थे। फिर आपको कैसे पता चला कि उसका वास्तविक नाम सुनस्त्रा नहीं प्रियदर्शिनी है? उन्होंने बेचैनीपूर्वक पहलू बदलते हुए पूछा। लंबी कहानी है सर, साकेत ने गहरी सांस लेकर कहा। बस यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी से उस मुलाकात के बाद ही मेरे जीवन में भूचाल आ गया। प्रोफेसर के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थिरक उठी, मानो वे साकेत को जताना चाहते हों कि भूचाल तो आना ही था। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा सर, साकेत ने अपने लहजे में तीव्र अनुरोध का भाव समाहित करते हुए कहा, पर उससे पहले प्लीज मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रोफेसर ने मूक सहमति दी। क्या आपकी बेटी जादू जानती है? क्या उसे कोई पारलौकिक विद्या आती है? डज शी नो मिस्टिसिज्म और विचक्राफ्ट? पढ़े लिखे लगते हैं आप, इसलिए पूछ रहा हूँ। प्रोफेसर ने चिर परिचित गंभीर लहजे में पूछा। क्या आप चमत्कारों पर यकीन करते हैं, जो केवल इस बारे में पड़ताल करने के लिए लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आ गए? मैंने पहले ही बताया सर कि लंबी कहानी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस मजदूर के साथ क्या हुआ और मैं क्यों आपकी बेटी के बारे जानने के लिए पहले बनारस गया और अब यहाँ मालदा में आपके सामने बैठा हूँ? थोड़ी देर की खामोशी के बाद साकेत ने आगे कहा, मैं चमत्कार पर कैसे यकीन न करूं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह उस मजदूर पर कसते जा रहे मौत के जबड़ों पर आपकी बेटी ने अंकुश लगा दिया। मजदूर की आंखों पर उनकी दी हुई काली पट्टी बांधने भर की देर थी कि उसके शरीर से खून का सूखना बंद हो गया। साकेत का अनुमान था कि उसकी बात पर प्रोफेसर और उनका नौकर हैरतजदा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे दोनों प्रतिक्रियाहीन होकर उसे यूं सुन रहे थे जैसे उसकी बातें साधारण हों। आपकी बेटी का करिश्मा सिर्फ मजदूर पर ही नहीं बल्कि मेरे रिलेशन की एक छोटी सी बच्ची पर भी नाजिल हुआ प्रोफेसर साहब। उसका भी खून सूख रहा था और उसके बारे में भी प्रियदर्शिनी ने यही दावा किया था कि उसने डायन को देख लिया है। प्रोफेसर अब भी प्रतिक्रियाहीन बने हुए थे, जबकि नौकर के माथे पर अब पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगी थीं। आपकी बेटी कोई साधारण शय नहीं है, ये समझने के बदले में मैं आज एक कीमत चुका रहा हूँ। साकेत ने स्वेटर समेत अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर हाथ प्रोफेसर के आगे करते हुए कहा। नीली नसों के अनगिनत उभार को देखकर प्रोफेसर के होठों से भी सिसकारी निकल गई। महज कुछ दिनों के अंदर ऐसा हुआ है सर, साकेत ने व्यग्र लहजे में कहा। मैंने बस प्रियदर्शिनी के सामने, जिसे उस वक्त मैं सुनखा के नाम से जानता था, डायन के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया था, और उस रहस्यमयी मखलूक ने मुझे डायन पर यकीन दिलाने के लिए मुझ तक एक डायरी पहुंचाई जिसमें डायन की दुनिया में झांकने का टोटका लिखा हुआ था। फिर आपने उस टोटके को पूरा किया और रहस्यमयी बीमारियों से घिर गए। एम आई राइट मिस्टर साकेत? प्रोफेसर ने साकेत की बात काटते हुए कहा और अपने अनुमान का हद जानने के लिए निगाहें उस पर टिका लीं। एब्सोल्यूटली राइट सर, साकेत ने अफसोसजनक लहजे में कहा। वेरिकोज वेन्स नाम के इस अजनबी बीमारी के अलावा मेरे शरीर से खून भी तेजी से सूखता जा रहा है। मुझे दृश्य दिखाई देने लगे हैं। गोद में बच्चा लिए हुए एक बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, प्रोफेसर ने भावहीन लहजे में कहा, आपने सत्य को अनुभव के आईने में देखकर परखने की कोशिश की। सत्य को
साकेत के माथे पर बल पड़े। आप डायन को पहले से ही सच मानते हैं? हाँ, प्रोफेसर ने साकेत की उभरी हुई नसों पर नजर डालते हुए कहा, जिस सच को मानने के लिए आपने अपने जीवन को दांव पर लगाया, उस सच से हम पहले ही रूबरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ आसानी से मान लिया, हमने भी कीमत चुकाई है। तो इसका मतलब कि मेरी मदद आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। साकेत हर्षित हुआ। ये इस बात पर निर्भर करता है मिस्टर साकेत कि आपको मदद किस किस्म की चाहिए। 1 मिनट सर। साकेत ने बैग से सुनस्त्रा उर्फ प्रियदर्शिनी की दी हुई डायरी निकालने के बाद कहा, यही वो डायरी है जो आपकी बेटी ने मुझे दी थी। प्रोफेसर ने वह डायरी थामी। ये तो वाकई प्रिया की ही हैंडराइटिंग है। उन्होंने डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा, इस डायरी में ये हिदायत थी कि इसमें लिखे हुए आखिरी पेज को मैं टोटका पूरा करने के 3 दिन बाद पढ़ूं। सुनते ही प्रोफेसर अनायास ही डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंच गए। आप शापित हो चुके हैं। उन्होंने डायरी पर लिखी इबारत को बोलकर पढ़ा और फिर साकेत की ओर देखा। उसके चेहरे के भावों में कोई तब्दीली न पाकर वे भांप गए कि वह उक्त संदेश को पहले ही पढ़ चुका है। ओह! प्रोफेसर के होठों से अस्फुट सा स्वर निकला, तो ये है डायन की दुनिया में झांकने की असली कीमत, एक भयानक शाप। उन्होंने डायरी को बंद करके सोफे पर रखा और साकेत के हाथों की उभरी हुई नीली नसों पर दृष्टिपात करते हुए परेशान लहजे में कहा, आप दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं मिस्टर साकेत, गंभीर रूप से बीमार। आपके पास बहुत कम वक्त है क्योंकि ये कैंसर से भी तेज रफ्तार से आपके पूरे जिस्म में फैलेगा। साकेत के रोंगटे खड़े हो गए। मौत के भय से नहीं बल्कि इस रोमांच से कि वह जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। डर नहीं लग रहा है आपको? उसे भयभीत न होता देखकर प्रोफेसर ने कहा, डर तो नहीं लग रहा है सर, लेकिन अफसोस जरूर हो रहा है। क्या मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं डायन के राज तक पहुंच सकूं? साकेत ने अपनी भावनाओं पर काबू पर पाते हुए कहा। वह स्वयं को भले ही भयभीत नहीं दिखा रहा था, लेकिन मन जरूर भारी होने लगा था उसका। किस राज तक पहुंचना चाहते हैं आप? डायन होती है, ये राज तो अब आपके सामने आईने की तरह साफ हो ही चुका है। इस संसार में कुछ भी बेसबब नहीं होता है सर, हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है। मुझे मेरी दादी की शक्ल में जो औरत नजर आती है, वो कौन है? उसकी गोद में जो बच्चा होता है, वह किसका है? मेरे रिलेशन की छोटी बच्ची ने क्या सचमुच हवेली में डायन को देखा था? प्रियदर्शिनी का टोटका पूरा करने के बाद से मुझे जो फ्लैश, जो कौंध दिखाई देते हैं, उनका संबंध किन घटनाओं से है? आपकी बेटी के पास शक्तियां कहाँ से आईं? वह अपनी तासीर से डायन के शिकार लोगों का इलाज कैसे कर लेती है? और क्या इस शाप से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? प्रोफेसर ने साकेत के सवालों को ध्यान से सुना और फिर एक लंबी सांस छोड़ने के बाद नौकर की ओर देखा। उनकी निगाहों का पीछा करते हुए साकेत की दृष्टि भी उस पर गई। भयभीत खड़ा नौकर कभी साकेत को देख रहा था तो कभी प्रोफेसर को। मुझसे क्या मदद चाहते हैं आप? अंततः प्रोफेसर दोबारा साकेत से मुखातिब हुए। मैं तो यहाँ प्रियदर्शिनी के बारे में पड़ताल करने आया था सर, लेकिन अब आपकी बातों से लग रहा है कि आप उससे कहीं ज्यादा मेरी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर के चेहरे पर नासमझी के भाव उभरे। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जिस सच को जानने के लिए मैंने अपना जीवन दांव पर लगाया, उस सच को आप बहुत पहले स्वीकार कर चुके हैं, मगर आसानी से नहीं, कुछ कीमत चुकाकर। साकेत ठहरा, फिर प्रोफेसर पर अर्थपूर्ण दृष्टि डालते हुए आगे बोला, क्या आपका भी कभी डायन के साथ एनकाउंटर हुआ है? आपने डायन के वजूद पर एतबार करने की क्या कीमत चुकाई है? प्रोफेसर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वे निचले होठों को दांतों तले दबाकर तेजी से पैर हिलाते हुए कुछ सोचते रहे। शायद वे ये निर्णय ले रहे थे बहराइच से आया वह लड़का उनकी मदद पाने के काबिल है या नहीं। इस बीच साकेत ने गौर किया कि उससे कहीं ज्यादा प्रोफेसर का वह नौकर उनका जवाब सुनने के लिए बेताब नजर आ रहा था। ओके यंग मैन, प्रोफेसर नायक लहजे में कहा, तुम्हें कोई भी आश्वासन देने से पहले मैं तुम्हारी रामकहानी सुनना चाहता हूँ। शुरू से सिलसिलेवार बताओ मुझे कि तुम्हारे जीवन में इन चीजों की शुरुआत कैसे हुई।
मेरी दादी की मौत के साथ। और फिर साकेत ने किसी टेप रिकॉर्डर की भांति सब कुछ बयां कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब वह थमा तो प्रोफेसर की भाव भंगिमाएं देखकर वह शर्तिया कह सकता था कि उनकी ओर से उसे सकारात्मक जवाब मिलेगा। नौकर की भंगिमाएं उसे जरूर कुछ संदिग्ध लग रही थीं। आपकी दादी आखिरी समय में डायन को लेकर इतनी पजेस्ट क्यों हुई, इसी सवाल का सिरा थामकर आप इस दशा में पहुंच गए। साकेत ने कुछ नहीं कहा। शायद अब आप इसका जवाब ताड़ ही गए होंगे कि आपकी दादी ने कभी आपको डायन के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि वह आपके गांव की गॉसिप मटेरियल थी। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि यदि उन्होंने मुझे उसकी भयावहता से दूर रखने के लिए कभी उसकी कहानियां नहीं सुनाई तो फिर आखिरी वक्त में उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे कानों में डायन शब्द क्यों कहा? इसका संभावित जवाब आप खुद जानते हैं। आपकी रिलेशन की उस छोटी लड़की ने, जिसे मेरी बेटी प्रिया ने ठीक किया, हवेली में डायन देखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दादी का डर हकीकत में बदल चुका था और डायन हवेली में दाखिल हो चुकी थी। हो सकता है इसीलिए मरते वक्त उन्होंने आपको आगाह किया हो। हवेली में किसी अपवित्र शक्ति के होने को लेकर पंडितों का कथन भी इसी ओर इशारा करता है कि वो डायन आपकी हवेली में ही है। प्रोफेसर कुछ देर तक रुककर आगे बोले, उस अपवित्र शक्ति से, जिसके 100% डायन होने की संभावना है, बचने के लिए आपकी बुआ और भाभी मिलकर कोई उपाय कर रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी भाभी ने आपके आग्रह करने पर भी आपको कुछ नहीं बताया। मुझे उन पर भरोसा है। यदि उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि उनके राज से किसी को कोई नुकसान नहीं है तो वाकई ऐसा ही होगा। लेकिन मुद्दा अब किसी के नुकसान का नहीं बल्कि आपके जीवन का है। मुझे लगता है कि अगर बुआ और भाभी के बीच के राज का संबंध मेरी बीमारी से होता तो वे मुझे जरूर बताती। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। बरामदे में काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर साकेत ने ही उस खामोशी को भंग किया। आई थिंक प्रोफेसर की खंडहर की संदिग्ध खुदाई भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है। डायन के इलाके में उस रात वे मजदूर खुदाई के लिए ही मौजूद थे। सुनते ही प्रोफेसर ने व्यग्र भाव से पहलू बदला। साकेत को वे पहली दफा भयभीत लगे। उनके चेहरे पर सहसा ऐसे भाव काबिज हो गए थे जैसे उन्हें कोई भयावह घटना याद आ गई हो। जैसा कि आपने बताया, उस गांव में आपका परिवार ही सबसे ज्यादा रसूख वाला है। प्रोफेसर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुदाई आपके ही पिता की देख-रेख में हो रही थी? अपना कथन पूर्ण करने के बाद उन्होंने साकेत पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और फिर अपने नौकर की ओर तिरछी निगाहों से देखा। कुछ कह नहीं सकता सर। साकेत ने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर बदन में ऊष्मा उत्पन्न करने का उपक्रम करते हुए कहा, लेकिन ऐसा करने की उनके पास क्या वजह हो सकती है? कोई भी वजह हो सकती है। पुरानी जगहों को लेकर लोकल्स के मन में ये धारणा भी तो होती है कि वहाँ पुराने जमाने का खजाना गड़ा होगा। साकेत चौंका। प्रोफेसर द्वारा व्यक्त की गई उक्त संभावना उसके जेहन में बिजली की मानिंद कौंधी। खजाना। उसके मस्तक पर बल पड़े। बेशक, ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत में ऐसे तमाम ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ की जमीन लोकल्स के द्वारा खजाने के लालच में छलनी की जा चुकी है। ईंट पत्थर तक नहीं छोड़ा उन्होंने। साकेत ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन प्रोफेसर की बातों ने उसके जेहन में खलबली मचा दी। पुलिस चौकी पर जाने की एवज में ठाकुर साहब का कुपित होना उसकी आंखों के सामने घूम गया। मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। उसने विचारपूर्ण मुद्रा अख्तियार करते हुए कहा, लेकिन खजाने की खोज अभी क्यों? खंडहर तो वहाँ सदियों से है। क्या इससे पहले किसी ने खजाना तलाशने की कोशिश नहीं की थी? प्रोफेसर के चेहरे पर एक बार फिर दहशत मंडराई और इसी के साथ साकेत इस संदेह के एक कदम और नजदीक पहुंच गया कि प्रोफेसर उससे कुछ छिपा रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई जस्टिफिकेशन है सर? मैंने बस संभावना व्यक्त की है मिस्टर साकेत। प्रोफेसर ने दो टूक लहजे में कहा, जस्टिफिकेशन ढूंढना आपका काम है। मैं उसी के लिए आया हूँ सर। क्या प्रियदर्शिनी जी से मेरी मुलाकात हो सकती है? वो यहाँ नहीं है, साल भर पहले घर छोड़कर जा चुकी है और अब प्रेतात्माओं की तरह देश के कोने कोने में भटक रही है। ओह! साकेत के होंठ अंग्रेजी के ओ के आकार के हो गए उनके इस तरह चले जाने की वजह।
बहुत पसंद है, प्रोफेसर ने शांत लहजे में कहा। इसका मतलब मेरा ये अनुमान गलत साबित हुआ कि वो यहाँ आई होंगी। पूरी तरह गलत नहीं हुआ। वो यहीं आई है मगर घर पर नहीं आई है। पर आपको कैसे पता सर कि वो बहराइच से यहाँ मालदा आ चुकी हैं? प्रोफेसर साकेत को घूरते हुए यूं मुस्कुराए मानो उसने बचकाना सवाल पूछ लिया हो। एक इंसान की खूबसूरत और जवान बेटी घर छोड़कर चली जाएगी और वह शांत बैठेगा। ओह, यानी कि आपका कोई आदमी बराबर उनके पीछे साए की तरह रहता है और उनके पल पल की गतिविधियों की खबर देता है। इस काम में मैं 1 साल से महीने की आधी पेंशन खर्च करता आ रहा हूँ। साकेत का दिमाग घूमकर रह गया। बेटी घर छोड़कर चली गई और बाप उसे घर लाने के बजाय उसकी जासूसी करवा रहा है। ये रहस्यमयी बात उसे हजम नहीं हुई। बताया तो कि मामला बहुत ज्यादा पसंद है। प्रोफेसर ने मानो साकेत के मनोभावों को ताड़कर कहा, क्या आप प्रियदर्शिनी पर सख्त इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो असाधारण है, रहस्यमयी हैं और सुपरनेचुरल पावर्स पजेस करती हैं? इसे भी एक वजह कह सकते हैं आप। क्या आपको इस विषय में जानकारी है कि वो यहाँ आने के बाद भी घर क्यों नहीं आई और किस फिराक में इधर उधर भटक रही है? अभी तक तो नहीं लेकिन जल्द ही हो जाएगी। साकेत कुछ देर तक खामोश रहा फिर बोला, तो क्या अब मैं ये समझे कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ? प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर बाहर नजर डाली। लॉन में धुंध फैल चुकी थी और शाम 5 बजे ही अंधेरा तेजी से फैलने लगा था। आज रात ठहरिए, मैं रात में सोचता हूँ कि आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहने के बाद प्रोफेसर साकेत की प्रतिक्रिया जाने बगैर नौकर से मुखातिब हुए और बोले, इनके लिए एक कमरा तैयार कर दो। विजेता काली साड़ी में लिपटी उस लड़की को अपने सामने पाकर रोमांच से भर गईं, जो पूरे 1 साल बाद उनके सामने प्रकट हुई थी। प्रियता, तुम? किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान का मुआयना कर रही विजेता के अधर कांपे और उन्होंने फाइल को बंद करके फुर्सत से उसे तवज्जो दी। मुझे कुछ जानना है दीदी, प्रियदर्शिनी ने विनीत स्वर में कहा। पर तुम थी कहाँ गायब रही 1 साल? कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गई थी, प्रियदर्शिनी ने दीर्घ निश्वास भरकर कहा और विषय बदलकर जल्दी से आगे बोली, अब आपसे कुछ पूछने आई हूँ। किन सवालों के जवाब ढूंढने गई थी तुम? विजेता ने आशंकित लहजे में पूछा। वे नहीं चाहती थी कि प्रियदर्शिनी विषय बदले। उस रात जो औरत यहाँ आई थी, वह कौन थी? प्रियदर्शिनी भी अपने मूल उद्देश्य पर टिकी रही। सवाल सुनकर विजेता पहले चौंकी फिर अपना लहजा सामान्य रखते हुए बोली, एक बुढ़िया थी। तुम्हें तो याद होगा, वह बुढ़िया नहीं थी दीदी, प्रियदर्शिनी ने अपने लहजे पर जोर देते हुए कहा, वह डायन थी। सुनते ही विजेता की रगों में सिहरन दौड़ गई। उन्हें आज से कई साल पहले इसी अस्पताल में घटी एक घटना याद आ गई, जब उन्होंने खुद ये सवाल अपने सामने खड़े आदमी से पूछा था और जवाब मिला था, डायन है। अब यही मेरी वासु को ठीक कर सकती है। आज वही जवाब वो लड़की दोहरा रही थी, जो उस घटना के वक्त महज 8 साल की थी। मैं आज भी उन आँखों को नहीं भूली हूँ दीदी, प्रियदर्शिनी ने कहा। मुझे आज भी याद है कि जब वो मम्मी के बिस्तर के पास खड़ी हुई थी तो दीवार पर उसकी कितनी भयानक परछाई बन रही थी। उसकी हंसी देखकर मैं चीखकर पापा से लिपट गई थी, फिर उसके कहने पर ही पापा ने मुझे बाहर भेज दिया था। विजेता कुछ न बोल पाईं, बस अधरों पर जुबान फेरकर रह गईं। पापा एक डायन को अस्पताल लेकर क्यों आए थे? वो उन्हें कहाँ मिली थी? उन्होंने उसके बारे में आपको क्या बताया था? विजेता फिर खामोश रह गईं। उस घटना की याद उन्हें भी खौफजदा कर रही थी, ऐसा उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। आप बोलती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रियदर्शिनी की बात पूरी होने से पहले ही विजेता ने जल्दी से कहा और लंबी लंबी सांसें लेने लगीं। इस बार उन्होंने ये छिपाने की कोशिश नहीं की कि प्रियदर्शिनी के सवाल उसे परेशान कर रहे हैं। जब कई क्षण गुजर गए और प्रियदर्शिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिवाय उन्हें घूरते रहने के, तो उन्होंने अपनी सांसों को संयत करते हुए आगे कहा, हाँ प्रिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो मिस्टर घोष को कहाँ मिली, कैसे मिली, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती।
मैंने बस उनसे ये पूछा था कि वह कौन है। जवाब में उन्होंने बस यही कहा था कि वह डायन है। तुम सही हो प्रिया, उस बुढ़िया का डायन होना खुद घोष साहब ने स्वीकार किया था। जैसे तुम उसे देखकर डर गई थी, वैसे ही मैं भी डर गई थी। मैंने तुम्हारे पापा से कहा भी था कि उसे वापस भेज दे, लेकिन उन्होंने ये कहकर मुझे खामोश कर दिया था कि अगर उसे वापस भेजा गया तो वह इसे अपना अपमान समझेगी और एक डायन अपना अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर पाती। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। शाम के 7 बज रहे थे। बाहर अंधेरा मुकम्मल रूप से फैल चुका था और ठंड भी इस मामले में उससे 19 नहीं थी। ऊपर वाली मंजिल पर बने वार्ड से मरीजों की हल्की फुल्की आवाजें आ रही थीं। तो इसका मतलब आप उस बुढ़िया के बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकती हैं, क्योंकि आप भी उसके बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं जानती हैं कि वह एक डायन थी। बिल्कुल ठीक है, प्रियदर्शिनी ने रिस्टवॉच पर नजर डालते हुए कहा, यानी कि मेरी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। कहने के बाद वह जाने को उद्यत हुई ही थी कि विजेता ने उसे रोक दिया। क्या तलाश रही हो तुम? और अब कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी की मौत की पहेली हल करने। अगर आपको कुछ पता चले तो बताने के लिए आप जानती हैं कि मैं कहाँ मिलूंगी। प्रतिक्रिया में विजेता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक प्रियदर्शिनी लंबे लंबे डग भरते हुए दूर जा चुकी थी। प्रोफेसर प्रणव घोष का नौकर बिल्ली जैसी सदी चाल से चलता हुआ उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जिसमें साकेत के ठहरने का इंतजाम था। कमरे की लाइट जल रही थी। उसने बंद दरवाजे से कान सटाया और अंदर का जायजा लेने लगा। भीतर से आ रही कीबोर्ड की खटखट साकेत के जगे होने का भान करा रही थी। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। नौकर ने बाले क्लॉक की ओर देखा और 10 बजा हुआ पाकर दरवाजे को हौले से नॉक किया। यस, अंदर से आवाज आई। कुछ बताना था आपको, उसने कहा और जवाब में दरवाजे की ओर बढ़ते कदमों की आहट उसे सुनाई पड़ी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। साकेत सामने था। कहो। हालांकि साकेत ने सहज ढंग से पूछा था, लेकिन नौकर ने जवाब सहज ढंग से नहीं दिया। उसने पहले आसपास निगाहें घुमाई, मानो तसल्ली कर रहा हो कि आसपास कोई उनकी बातें सुनने वाला तो नहीं। मकान में प्रोफेसर के अलावा कोई नहीं था और प्रोफेसर भी इस वक्त अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। ऐसे में साकेत को नौकर की उक्त गतिविधि अजीब और उत्सुकता जगाने वाली लगी। कोई राज की बात बताने वाले हो? उसने आशंकित लहजे में पूछा। ऐसा नहीं है साहब, नौकर ने अपनी ऊनी टोपी खींचकर कान ढकते हुए और फुसफुसाते हुए कहा। आप नए हो इसलिए यहाँ के बारे में कुछ बताना था आपको। अंदर आओ, साकेत डोरवे से हटते हुए बोला। नौकर अंदर आया, मगर बस उतना ही जिससे ये न लगे कि बात दरवाजे पर खड़े होकर हो रही है। यहाँ कभी कभी रात में मालकिन आती हैं, उसने आंखें गोल करते हुए कहा। साकेत पहले तो मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन अगले ही क्षण जब समझा तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। मालकिन या मालकिन की आत्मा? रात में आत्माएं ही तो घूमती हैं न साहब। यद्यपि नौकर ने अपना लहजा पुरजोर रहस्यमय बनाते हुए कहा था, मगर साकेत प्रभावित नहीं हुआ और नौकर की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान उछालते हुए कंप्यूटर टेबल की ओर बढ़ गया, जहां उसने साथ लाया हुआ लैपटॉप ऑन कर रखा था और मोबाइल के हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट पर पुरातत्व विभाग का कोई डाटा खंगाल रहा था। नौकर भी उसके पीछे पीछे टेबल तक चला आया। कुर्सी पर बैठने के बाद साकेत ने उसे भी बैठने का इशारा किया और जब वो एक कुर्सी पर बैठ गया तो लैपटॉप पर नजर आ रहे वेब पेज की ओर उन्मुख होकर साकेत ने कहा, मालकिन के बारे में पूरी बात बताओ। उनकी डेथ कैसे हुई और वे आत्मा में कैसे तब्दील हो गईं? मुझे ऐसी कहानियां सुनने में मजा आता है। ये कहानी नहीं है साहब। नौकर को साकेत की टिप्पणी नागवार गुजरी, ऐसा उसके भावों से लगा, मालकिन के कारण ही तो ये जगह वीरान हुई पड़ी है। एक एक करके हर कोई इस मोहल्ले से चला गया और आधा किलोमीटर दूर नया मोहल्ला बसा लिया। यहाँ रह गए तो बस प्रोफेसर साहब। इस इलाके के जमीन पर भी कोई ग्राहक नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके कान में ये फेंक देता है कि पहले यहाँ डायन रहती थी और अब डायन की आत्मा। साकेत के कान खड़े हो गए। उसकी उंगलियां थम गईं, फलस्वरूप कमरे में गूंजती कीबोर्ड की ठक ठक भी खामोश हो गई। तो यहाँ पर भी एक डायन है? उसने नौकर से मुखातिब होकर हंसते हुए पूछा।
डायनें तो भयानक मखलूकात होती हैं साहब, कहीं पर भी हो सकती हैं, आपके गांव में भी और हमारे यहाँ भी। पर तुम तो मालकिन से शुरू हुए थे, फिसलकर डायन पर कैसे पहुंच गए? मालकिन ही तो डायन थी। साकेत हिल गया। कीबोर्ड पर ठहरी उसकी उंगलियां भी कॉपी। मिसेज घोष डायन थी, जनजात नहीं थी। नौकर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, शाप चढ़ गया था उन पर, इसलिए डायन बन गई थी। साकेत कई पलों तक नौकर को ही घूरता रह गया। डायन को लेकर उसकी जनरल नॉलेज केवल पाश्चात्य जगत के मिथकों और किंवदंतियों तक ही सीमित थी। भारतीय परिवेश वाली डायन से वह अब तक नावाकिफ था, इसलिए उक्त संदर्भ में नौकर के ज्ञान की गहराई की थाह लेने के लिए उसने कहा, तो डायन दो तरह की होती है, एक वो जो जन्मजात होती हैं और एक वो जो किसी शाप के कारण बन जाती है। पता नहीं साहब, लेकिन मालकिन जन्मजात डायन नहीं थी, इतना पता है। कैसे पता है? साकेत ने भवें उच्चकाए। मालकिन एक रात में बदल गई थी। अब आप ही बताओ साहब, कोई एक रात में भला कैसे बदल सकता है? जासूसी उपन्यास पढ़ते हो क्या, जो चीजों को सीधे सामने रखने के बजाय घुमा फिराकर रख रहे हो? साकेत का लहजा तल्ख हुआ। जिस रात मालकिन दिमाग का इलाज कराकर घर लौटी थी साहब, उसी रात के बाद सब कुछ बदल गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मातसुख हॉस्पिटल है। महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराने के मामले में उसका बड़ा नाम है। उसी अस्पताल से नवजात बच्चे गायब होने लगे थे। हर सुबह किसी न किसी बच्चे का मरा हुआ शरीर अस्पताल के पीछे मिलता था। अचरज की बात ये होती थी कि बच्चे के बदन पर कोई खरोंच नहीं होती थी, बस मुंह से झाग निकला होता था और पूरा बदन नीला पड़ चुका होता था। उन दिनों मातृसुख में पैदा हुए जितने बच्चे मरे थे, सब जहर से मरे थे। यानी कि इंडियन विचेज, वेस्टर्न विचेज की तरह बच्चों को चुराकर उनका खून नहीं पीती हैं, बल्कि उन्हें एकांत में ले जाकर जहर देकर मार देती हैं। नौकर कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे साकेत की बात समझ में नहीं आई थी। तो साकेत ने कहा, बच्चों को मारने वाली वह अज्ञात डायन तुम्हारी मालकिन यानी कि मिसेज घोष थी। पहले किसी को नहीं मालूम चला था, फिर एक रात प्रोफेसर साहब के किसी पहचान वाले ने मालकिन को अस्पताल के आसपास अंधेरे में मंडराते हुए देखा था। उसके पूछने पर मालकिन ने बहाना बना दिया कि वे अपनी किसी सहेली की डिलीवरी के लिए वहां आई हैं, लेकिन ऐसा एक ही बार नहीं हुआ। मालकिन कई बार जान पहचान वाले अनगिनत लोगों की निगाह में आई और फिर उन लोगों की मार्फत ये बात प्रोफेसर तक पहुंच गई कि वे जब जब अस्पताल के बाहर मंडराती हुई दिखी थी, तब तब अस्पताल के पीछे किसी बच्चे की नीली लाश पाई गई थी। न जाने क्यों प्रोफेसर चाहकर भी मालकिन के खिलाफ सख्त नहीं हो पाए थे। बाद में जिसकी भी शक की निगाहें मालकिन की ओर उठी, वो 15 दिनों के अंदर इस कदर सूखकर मर गया, जैसे जेठ की दोपहरी में पेड़ के पत्ते सूखते हैं। यानी कि शरीर से खून गायब। साकेत को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जी हाँ, सिर्फ खून ही नहीं, आवाज भी गायब, सही गलत की पहचान भी गायब। फिर क्या हुआ? साकेत अब नौकर की बातों पर पूरी तरह संजीदा हो चुका था। एक रात मालकिन ने नस काटकर आत्महत्या कर ली, नौकर ने कहा और गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। साकेत को मानो बिच्छू ने डंक मार दिया। उसे उन कौंधों की याद आ गई, जो उसे प्रियदर्शिनी उर्फ सुनस्त्रा का टोटका पूरा करने के बाद अनायास ही दिखाई दी थीं। उन कौंधों में ही उसने एक लाश भी देखी थी, जिसमें मरने वाली औरत की कलाई कटी हुई थी। तो क्या वे कौंधे किसी रहस्य की बिखरी हुई कड़ियां हैं? रोमांच से साकेत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नौकर आगे बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं बोला तो अंततः उसी ने कहा, पर क्यों? उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्या अपनी वहशत उजागर हो जाने के डर से? उनकी वहशत तो उजागर हो ही गई थी। पूरे मोहल्ले के लोग चोरी छिपे उन्हें डायन बुलाने लगे थे। उनकी शक्ल अजीबोगरीब हो गई थी। वे सामान्य भाव से भी लोगों को देखती थीं तो मौत के खौफ से उन्हें पसीना हो जाता था। वे अक्सर लोगों को कब्रिस्तानों और श्मशानों में भटकती हुई नजर आने लगी थीं। फिर उनकी आत्महत्या का क्या कारण था? नौकर ने कंधे उचकाकर अनभिज्ञता जताई। इस सब के दौरान अपनी बेटी प्रियदर्शिनी के साथ उनका रवैया कैसा था?
केवल प्रियदर्शिनी ही थी जिनके साथ वो प्यार से पेश आती थीं। वे उनके साथ घंटों कमरे में बंद रहती थीं और उन्हें अजीबोगरीब चीजें सिखाया करती थीं। नौकर ने साकेत पर दृष्टिपात किया और आगे कहा, प्रियदर्शिनी के पास रूहानी ताकतों के होने की जो बात आपने मालिक से कही, वो गलत नहीं है। ये बात प्रोफेसर साहब भी जानते हैं। प्रियदर्शिनी को दूसरी दुनिया के इल्म मालकिन ही सिखा कर गई हैं। और मालकिन को वो इल्म किसने सिखाया? नौकर ने एक बार फिर कंधे उचकाए। उद्धरण चिन्ह। मिसेज घोष को हुआ क्या था जो वे दिमाग का इलाज करा रही थीं? नौकर ने दूसरी बार लगातार कंधा उचकाया। तो तुम? साकेत गहरी सांस लेकर रिस्टवॉच पर नजर डालते हुए बोला, इतनी रात गए मुझे अपनी मालकिन की आत्मा से आगाह करने के लिए आए। हाँ, क्योंकि वो कभी कभी इन मकान में उसी रूप में नजर आती हैं जिस रूप में अंतिम दिनों में थीं। आप नए हैं इसलिए मुमकिन है कि वो आपको नजर आ जाएं। हालांकि वो डराती नहीं है, लेकिन क्या आप उस महिला से डरे बिना रह सकते हैं जो 17 साल पहले मर चुकी हो और अचानक आपके सामने आकर खड़ी हो जाए? साकेत के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। अगर नौकर ने उक्त बातें महज उसे डराने के लिए कही थी तो वह अपने उद्देश्य में 101% कामयाब हुआ था। ध्यान रखिएगा साहब, नौकर ने खड़े होते हुए कहा, सोते समय खिड़की बंद कर लीजिएगा और किसी आहट या आवाज पर संजीदा नहीं होइएगा। साकेत की दृष्टि अनायास ही उस खिड़की की ओर चली गई जो मकान के बाहर खुलती थी। गहन अंधकार के साथ साथ आज वातावरण में हवा भी थी। प्रमाण के तौर खिड़की का पर्दा हौले हौले लहरा रहा था। उसने नींद आने का इंतजार नहीं किया और नौकर के जाने के तुरंत बाद उठकर खिड़की बंद कर आया, लेकिन फिर भी उस पर जो अनजाना भय हावी हुआ था वह कम नहीं हुआ और जेहन ने आगे जागने से इनकार कर दिया। अनमने भाव से उसने लैपटॉप पर खुले एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, जिसे उसने किसी सरकारी वेबसाइट से अभी अभी डाउनलोड किया था, प्रिंट पर लगा दिया। करीब 10 मिनट बाद उसने प्रिंट आउट्स को सहेजा और पेपरवेट से दबाकर मेज पर ही छोड़ दिया। तत्पश्चात कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके लाइट ऑफ कर दी और फिर लिहाफ में घुसने में उसने एक पल की भी देरी नहीं लगाई। नौकर ने जब साकेत के कमरे की लाइट ऑफ होते देखी तो उसके होंठ खुद ब खुद कानों तक फैल गए। उसको बाहर आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि साकेत ने सोने का मन बना लिया था। ये उसके डर जाने का सबसे बड़ा सबूत था। होठों पर कामयाबी भरी मुस्कान लिए हुए दबे पांव चलते हुए वो प्रोफेसर के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे की लाइट जल रही थी, यानी कि प्रोफेसर साहब अभी जाग रहे थे। वो कमरे के पास पहुंचा और उछलकर दरवाजे के ऊपर मौजूद रोशनदान के ग्रिल को थाम लिया। तत्पश्चात बाजुओं के बलबूते जिस्म को ऊपर खींचकर भीतर झांका। प्रोफेसर साहब को स्टडी टेबल पर कुछ लिखता हुआ पाकर उसके नेत्र सिकुड़ गए। उसने गौर से देखा तो पाया कि टेबल पर वही पांडुलिपि खुली हुई थी जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे, दिन में 20 दफा पढ़ते थे और किसी को उसे हाथ नहीं लगाने देते थे। वे उस पांडुलिपि में झांकते जाते थे और एक दूसरे नोटबुक में कुछ लिखते जाते थे। नौकर 2 मिनट तक रोशनदान से लटककर प्रोफेसर की उक्त गतिविधि का आशय समझने की चेष्टा करता रहा और फिर आवाज न उत्पन्न हो सके इसका ख्याल करते हुए धीरे से जमीन पर कूद गया। प्रोफेसर की जासूसी का काम पूरा करने के बाद वह मकान के स्टोर रूम के बगल में मौजूद उस कमरे में पहुंचा जो उसके लिए मुकर्रर था और जेब से मोबाइल निकालकर कोई नंबर डायल करके कान से लगा लिया। काम कर दिया सरकार बाबू। दूसरी ओर से कॉल अटेंड किए जाने पर उसने कहा, मेहमान को मालकिन के कारनामे सुनाकर डरा भी दिया और एक नज़र प्रोफेसर साहब पर भी डाल ली। गौर फरमाने लायक बात ये नजर आई कि वे जान से ज्यादा प्यारी अपनी पत्नी की पांडुलिपि को आज न जाने क्यों एक दूसरी नोटबुक में उतार रहे हैं। उपर्युक्त सूचना के प्रत्युत्तर में दूसरे सिरे से जो कुछ कहा गया उसे सुनने के बाद नौकर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सोकर उठने के बाद साकेत कमरे से बाहर नहीं निकला था। गेस्ट रूम के अटैच्ड बाथरूम में नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात वह उस डॉक्यूमेंट के मुआयने आयने में जुट गया था जिसका उसने गत रात्रि प्रिंट आउट निकाला था। नौकर आधा घंटा पहले ही नाश्ता सेंटर टेबल पर रखकर चला गया था, मगर उसने नाश्ते की ओर देखा तक नहीं था।
रात सकुशल गुजरी थी और उसे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था जिसकी नौकर ने आशंका जताई थी। जिस डर के वशीभूत होकर उसने रात में खिड़की बंद कर दी थी, उस डर के बारे में सोचकर अब उसे अपने भीरुपन पर हंसी आ रही थी। हाँ, सोकर उठने के बाद उसके साथ जो उल्लेखनीय बात हुई थी वो ये थी कि बिस्तर से उतरते वक्त उसे तेज चक्कर आ गया था और कमजोरी का जो एहसास उस क्षण हुआ था वह अब तक बरकरार था। नहाते वक्त उसने ये भी गौर किया था कि वेरिकोज वेन्स जैसा वह उभार उसकी छाती तक पहुंच चुका था और अब उस रहस्यमयी बीमारी का अगला पड़ाव उदर प्रदेश था। चक्कर का आना और नसों के उभार का छाती तक पहुंच जाना इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि उसकी जिंदगी की रेत घड़ी की रेत तेजी से फिसलती जा रही थी। साकेत अपने जीवन के सर्वाधिक तनावपूर्ण क्षणों से गुजर रहा था क्योंकि वह हर गुजरते दिन के साथ मौत के एक कदम और करीब होता जा रहा था। चैन और सुकून से बगावत करा देने वाले सुबह के अनुभव के बाद वह इस हद तक बेचैन हो उठा था कि सुध बुध खोकर डॉक्यूमेंट के नेके काम में डूबा हुआ था। चिंता और घबराहट के क्षण गुजरते रहे और फिर वक्त मानो थम गया। साकेत की पेन थामी हुई उंगलियां कॉपी और डॉक्यूमेंट के पेज के एक हिस्से पर ठहर गईं। थोड़ी देर पहले उसके जिस खूबसूरत चेहरे पर निराशा के काली घटाएं छाई हुई थीं, उसी चेहरे पर आशा की किरण झिलमिला उठी। सुखद आश्चर्य से भरकर वह रोमांचित हुआ और डॉक्यूमेंट के उस पाठ्य को लाल पेन से रेखांकित कर दिया जो उसके हर्षातिरेक का सबब बना था। उसने डॉक्यूमेंट के बाकी पेजों को बिस्तर पर ही छोड़ा और उस पेज को, जिस पर उसके काम की जानकारी थी, लिए हुए उठने को उद्यत हुआ ही था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आने वाले प्रोफेसर साहब थे। उनके हाथ में एक नोटबुक थी। मैं आपके पास ही आ रहा था सर। साकेत का रोमांच उसके लहजे से टपक पड़ा। उसे यूं रोमांच के दरिया में गोते लगाता देख प्रोफेसर के नेत्र संकुचित हो गए। वे बगैर कुछ कहे कमरे में दाखिल हुए और बिस्तर पर बिखरे डॉक्यूमेंट के पेजों पर सरसरी नजर डालने के बाद साकेत के हाथ में मौजूद उस विशेष पेज पर भी भरपूर दृष्टि डाले और बोले, आखिरकार आप उस सच तक खुद ही पहुंच गए मिस्टर साकेत, जो सच शायद मैं आपको अभी नहीं बताने वाला था। आई एम सॉरी प्रोफेसर, लेकिन कल आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही मुझे आप पर ये सुबह हो गया था कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। फिर मुझे आपके नेम प्लेट पर लिखी बेशक आप इस जानकारी तक समय से पहले पहुंच गए हैं। प्रोफेसर ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन इसके बाद आपके मन में जो सवाल उपजे हैं उनके जवाब मैं आपको अपने तय किए हुए वक्त पर ही दूंगा। साकेत ने कुछ कहना चाहा मगर प्रोफेसर ने उसे बोलने का मौका न देते हुए आगे कहा, मैंने कल रात ये फैसला किया है कि मैं आपका साथ दूंगा। डायन के बारे में जो कुछ जानता हूँ और उसे लेकर मेरी जो धारणा, मेरे जो अनुभव हैं, उसे आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। प्रोफेसर रुके और अपने हाथ में थमी नोटबुक पर नजर डालते हुए बोले, ये उस पांडुलिपि की प्रतिलिपि है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। प्रोफेसर का लहजा भावुक हुआ, जिसे मैं धर्म ग्रंथों की तरह हर रोज वाचता हूँ और दूसरों के साये से दूर रखता हूँ क्योंकि ये मेरे वासु के प्रतिभा की आखिरी निशानी है। वासु मतलब कि मिसेज घोष। हम प्रोफेसर दीर्घ निश्वास भरकर भावुकता की दरिया में और गहराई तक उतरने से बचते हुए बोले, इसमें कुछ ऐसा है जो शायद आपकी मदद कर सकता है। मूल पांडुलिपि बंगाली में है, लेकिन मैंने कल रात जागकर इसे आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्लीज आप पहले इसे पढ़ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। साकेत ने पांडुलिपि थाम ली।